हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 18वीं सदी का भारत, जिसमें कि हम 18वीं सदी का जो है वो मूल्यांकन करने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाके पीछे की जो सारी वीडियो है वो देख ली होगी, तभी आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें हम लोगों ने 18वीं सदी का भारत किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हुआ था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है। अब आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है 18वीं सदी का भारत, तो इसमें है कि प्रगति का युग जो था वो बहादुर शाह प्रथम के टाइम से शुरू होता है। 1707 से लेकर 1757 तक चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1757 से लेकर 1800 के मध्य 18वीं सदी का एक तरीके से बोल सकते हैं पतन युग, यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ था, साम्राज्यों का पतन हुआ था। अब देखिए क्या लिखा है 18वीं सदी का मूल्यांकन। तो 18वीं सदी का मूल्यांकन करते हुए इतिहासकार रेवरेंट डब्ल्यू टेनॉन्ट लिखते हैं कि राष्ट्रों के इतिहास में क्या कोई ऐसा उदाहरण मिल सकता है जब कोई महान समाज अराजकता के वैसे गहन और अंधकार पूर्ण गर्त में गिर गया हो। यानी कि जो रेवरेंट है वो ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रों के इतिहास में ऐसा कोई और उदाहरण हमें नहीं देखने को मिलता है जब कोई भी महान समाज अराजकता के वैसे गहन और अंधकार पूर्ण गर्त में गिर गया हो। यानी कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा अराजकता बढ़ गया था। वहां पर बोला जा सकता है कि जो लोग हैं वो क्या हो गए थे, अंधकार से घिर गए थे, जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत गिर गया था। याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप ये रेवरेंड डब्ल्यू टेनॉन्ट का स्टेटमेंट अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है। टेनॉन्ट के मत का समर्थन जो है वो जेम्स मिल, हेनरी वेब्रिज आदि ने भी किया है, किंतु सीए बेली और फ्रैंक पर्कलिन आंद्रे विंक जैसे इतिहासकारों का मानना है कि 18वीं सदी में प्रगति के निरंतर चिन्ह प्राप्त होते हैं। यानी कि देखिए, रेवरेंड डब्ल्यू ये बताते हैं कि उस टाइम पे समाज जो है वो अंधकार से घिर गया था, अराजकता से घिर गया था, एक गर्त में गिर गया था। गर्त यानी गड्ढे, एक गड्ढे में गिर गया था, यानी कि बेसिकली बोला जा सकता है उसका पतन हो गया था उस टाइम पे भारत का। लेकिन इस मत से सीए बेली सहमत नहीं है। सीए बेली का मानना है कि 18वीं सदी केवल और केवल प्रगति का निरंतर एक पद चिन्ह वहां से प्राप्त होता है। देखिए, अब आगे क्या लिखा है कि इन इतिहासकारों के अनुसार मुगल साम्राज्य स्वायत्त राष्ट्रों पर तनी हुई क्षत्रिय मात्र था। यानी कि इतिहासकार क्या कहते हैं कि उस टाइम पे जो मुगल साम्राज्य था वो स्वायत्त राज्यों पर केवल एक क्षत्रिय के समान था। जैसे देखिए इसमें लिखा है कि उसके पतन के बाद समाज अर्थव्यवस्था में कोई भी ऐसे परिवर्तन नहीं आए जो उसे जड़ बना देते, बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन ने इन राज्यों को राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका निभाने का जो है वो एक अवसर प्रदान किया और उन मध्यवर्ती लोगों को भी लाभ पहुंचाया जो नगरजन, व्यापारी और सेवारत कुलीन थे। आगे देखिए लिखा है इनके अनुसार मुगलों के पतन के बाद भी अर्थव्यवस्था समाज में निरंतर प्रगति के चिन्ह देखे गए। इन्होंने नए नगरों के उदय, व्यापार के विकास की प्रगति का प्रतीक चिन्ह माना है। इनके अनुसार मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान के अधीन बंगाल, सुजाउदौला के अधीन अवध और टीपू के अधीन मैसूर राज्य कम प्रगतिशील नहीं थे। यानी कि उस टाइम पे बोला जाए तो जो सुजाउदौला के अधीन अवध और टीपू के अधीन जो मैसूर राज्य था वो 18वीं सदी में क्या थे, बहुत अधिक प्रगतिशील राज्य थे। देखिए उसके पश्चात है कि फ्रांसीसियों के पहले हैदराबाद और कर्नाटक की स्थिति भी क्या थी, बेहतर थी। मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में केरल में त्रावणकोर राज्य उस क्षेत्र की प्रबल शक्ति बन गया था। बेसिकली यहाँ पर जितने लाइंस मैंने पढ़े हैं सब में ये बताया जा रहा है कि 18वीं सदी में कौन कौन से राज्य की जो स्थिति थी वो सुदृढ़ थी या फिर बेहतर थी। अब देखिए आगे क्या लिखा है। हैदर अली और टीपू, महाजी, निजाम आदि ने सेना के आधुनिकीकरण के मार्ग भी जारी रखे थे। इन इतिहासकारों के अनुसार 18वीं सदी निरंतर प्रगति का युग था। मतलब इन सभी चीज़ों को जो है वो सीए बेली ने बताया कि इसीलिए जो है वो 18वीं सदी क्या है, निरंतर प्रगति का युग है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि 18वीं सदी निरंतर प्रगति का युग थी, इस पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो आप ये सारे जो लाइंस हैं, ये सारे कंटेंट जो मैंने आपको लोगों को पढ़ाया है, ये चीज़ें क्या हो सकते हैं आप लोग
उसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए निष्कर्षतः 18वीं सदी को पूर्ववर्ती 16वीं यानी 17वीं सदी की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पतन के यहाँ पर चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। परंतु आगे लिखा है कि पुनः कोई भी युग सामान्य प्रगति से परे नहीं होता। 18वीं सदी भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी युग केवल और केवल ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर केवल लॉस हो, प्रॉफिट भी वहां पर होगा ही किसी भी युग में। मान लीजिए कि कुछ लोगों का अगर भला हुआ है तो कुछ ना कुछ लोगों का बुरा होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूरी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता, पूरे तरीके से बुरा नहीं हो सकता। यानी कि जो मनुष्य है वो अच्छाई और बुराई दोनों का एक मिला जुला रूप है। ये बात हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर देखिए ऐसे में 1757 में पलासी पर नियंत्रण बनाने के बाद अंग्रेजों द्वारा जो लूट प्रारंभ की गई, आपस में लड़ रहे छोटे राज्य न तो उन्हें रोक पाए और न ही अपनी स्थिति को बनाए रख पाए। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, याद रखिएगा। उस टाइम पे अंग्रेजों ने क्या की थी? भारी लूट की थी, जिसकी वजह से जो छोटे राज्य थे वो लोग अपनी स्थिति को स्टेबल नहीं कर पाए थे। इस दृष्टिकोण से निसंदेह ये विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित हो गए थे। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। तो पहले समझ में आया आप लोगों को 18वीं सदी का मूल्यांकन मैंने किस तरीके से किया है। इस पर 2 पेज के नोट्स है और आपका मान लीजिए 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इससे लिख सकते हैं। अब देखिए उपनिवेशवाद हमारा जो है वो अगला टॉपिक है, जिसे कॉलोनियल सिस्टम कहते हैं। देखिए उपनिवेशवाद अगर साधारण अर्थों में मैं आपको बताऊं तो उपनिवेशवाद का जो तात्पर्य होता है, मान लीजिए कि कोई स्वतंत्र देश है, ठीक है, उस पर कोई विदेशी शक्ति या कोई बाहरी शक्ति आकर उसके राजनीतिक संप्रभुता को समाप्त करके उस देश पर क्या करे? अपना एक नियंत्रण स्थापित कर ले और उसकी सामरिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों को क्या करे? अपने अनुसार, अपने लाभ के लिए उसमें परिवर्तन करे। तो इस तरीके से बेसिकली जो देश बेसिकली नियंत्रण रखा है वह देश क्या हो जाएगा? उपनिवेशवाद कहलाएगा। ठीक है, मतलब वह उपनिवेशवादी कहलाएगा और यह जो घटना है वह क्या कहलाएगा? उपनिवेशवाद कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए उपनिवेशवाद के जो बेसिकली 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, एक था कृषि का बाजारीकरण करना और दूसरा था भू राजस्व की नीतियों को अपनाना। भू राजस्व की 3 नीतियां हैं, हम लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बहुत से लोग। जैसे कि देखिए पहला है स्थायी बंदोबस्त, फिर है रैयतवाड़ी और फिर उसके बाद हो जाता है महालवाड़ी। इन तीनों को हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए कृषि का बाजारीकरण यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं कि यानी कि बेसिकली बोला जाए उन सभी फसलों का उत्पादन ज्यादा करना जो वाणिज्य की दृष्टि से श्रेष्ठ है या जिनका वाणिज्य मूल्य जो है वो ज्यादा है। यानी बोल सकते हैं व्यापार के लिए कृषि करना जो है वो क्या कहलाता है? कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। देखिए उपनिवेशवाद को हम 3 चरणों में यहाँ पर समझेंगे। देखिए उपनिवेशवाद को 3 चरणों में, पहला जो फेज है वो है कार्ल मार्क्स का, जिसमें कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है ये वाणिज्यिक चरण था, जो कि 1759 से लेकर 1813 चला है। फेज 2 जो है वो हम औद्योगिक चरण कहते हैं, 1813 से लगभग 1858 से 61 के बीच चला था। फिर है फेज 3 को हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद का युग, जिसे जो कि 1858 से लेकर कब तक चला था? 1947 तक चला था। देखिए जो थर्ड वाला फेज था वो 1914 से लेकर 1939 के बीच 2 विश्व युद्धों के बीच एक भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। याद रखिए फेज 1 की क्या प्रवृत्तियां थी, तो याद रखिएगा कि फेज 1 में क्या हुआ था कि आयात को बंद करने के लिए स्थानीय उद्योगों को उस टाइम पे नष्ट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और फिर उसके बाद निर्यात के लिए उन्होंने क्या किया? भारत से कच्चा माल ले जाते थे और यहाँ पर तैयार माल को लाकर क्या करते थे? पटक देते थे। जैसे देखिए इसमें लिखा है भू राजस्व की नीतियां और कृषि का वाणिज्यीकरण। बेसिकली उनका क्या था? ये 2 उद्देश्य था मेनली। फेज 2 में हुआ कि उन लोगों ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, जिसके लिए उद्योगों का विनाश कर दिया, कारीगरी का उस टाइम पे पतन होने लगा, कृषि पर बहुत से उन लोगों ने दबाव बनाए। फेज 3 में देखिए क्या हुआ था। देखिए फेज 3 में स्वेज नहर का निर्माण कराया गया और मजदूरों के विभिन्न आंदोलन हुए, फ्रिज सिस्टम बना, रेलवे, सड़कें इत्यादि क्या होने लगी? फेज 3 में बनने लगी। देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये
बेसिकली मेरे नोट्स के साइड में जो लाइन होती है ना, उसके साइड में मुझे जब भी कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है, मैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ, चाहे वो मुझे कहीं से भी मिले, ठीक है? ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ हो, मतलब मुझे जहाँ स्पेस मिलता है मैं लिख देती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी तो ऐसा ही होता है, ज़रूरी थोड़ी है कि हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस एक साथ आते हैं और फिर उसके बाद पॉलिटी के सारे एक साथ, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन जल्दी से फ्लिप कर देता है, इसलिए हमें क्या करना है, अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर देना है कि जैसे सपोज़ दैट ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसके बाद मान लीजिए कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो हमारा दिमाग जो है स्विच करने का उसमें एक पावर होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए मान लीजिए टॉपिक से अगर थोड़ा हट के भी होगा तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं बाद में आप लोगों को नोट कराना भूल जाऊँगी, इसलिए ये क्या कर लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए लिखा है कि कॉर्नवालिस का न्यायिक सलाहकार जो था वो कौन था? विलियम जोन्स था। और उसका लेखपाल कौन था? जेम्स ग्रांट था। रेवेन्यू बोर्ड का प्रधान उस टाइम पे जॉन शोर था। याद रखिएगा, तीनों को लिख लीजिए। आगे यहाँ देखिए लिखा है जोनाथन डंकन ने उस टाइम पे क्या किया था? पहला संस्कृत पाठशाला खोला था, याद रखिएगा। जोनाथन डंकन ने क्या किया? पहला संस्कृत पाठशाला खोला। अब देखिए लिखा है चार्ल्स विल्किंस ने बेसिकली क्या किया? गीता का अनुवाद किया था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग्स ने मनुस्मृति का अनुवाद किया है इंग्लिश में। उसके बाद देखिए एशियाटिक सोसाइटी वालों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों के तीनों मैंने बोलकर भी बता दिया है। हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। बाकी जो इस साइड पे लिखा हुआ है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, तो ये वाला मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी, ठीक है? देखिए यहाँ पर उपनिवेशवाद लिखा है। उपनिवेशवाद से तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी स्वतंत्र देश की राजनीतिक संप्रभुता को समाप्त करके उस देश पर नियंत्रण बना के उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस प्रकार से परिवर्तित कर देना जिससे कि देश को क्या हो? लाभ प्राप्त हो। यही चीज मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था। फिर देखिए लिखा है कि भारत के संदर्भ में यह जो प्रक्रिया है वह ब्रिटेन ने अपनाया था। याद रखिएगा कि वैश्विक संबंध में यदि बात किया जाए तो उपनिवेशवाद जो है वो दो प्रकार से आगे बढ़ा। पहला हो जाएगा कि ऐसे प्रदेश जहाँ की जलवायु क्या थी? अनुकूल थी, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अनुकूल मतलब होता है हमारे अनुसार, अनुकूल मतलब रहने जिस जहाँ की बेसिकली बोला जाए वहाँ की जो हवाएं हैं, वहाँ का जो मौसम है वह क्या होता है? हमारे अनुकूल होता है। वहाँ का लिविंग एरिया जो होता है, लिविंग फैसिलिटी जो होती है वह क्या होता है? हमारे अनुकूल होता है, रहने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं अनुकूल। देखिए लिखा है कि यहाँ पर मात्र देश की बढ़ी हुई जनसंख्या को बढ़ाया गया और संसाधनों पर नियंत्रण करके शासन प्रशासन पर भी नियंत्रण बना लिया गया। अब आगे देखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ की जलवायु प्रतिकूल थी, इन क्षेत्रों में इनका स्वरूप विदेशी बना रहा। ये अपने मातृ देश को लाभ पहुंचाते रहे, जिसे इन देशों के संदर्भ में धन का निष्कासन कहा गया। फिर देखिए उपनिवेशवाद के निम्नांकित कारक थे। पहला हो जाएगा मातृ देश में यश प्राप्ति की इच्छा, नए प्रदेशों के प्रशासक अथवा भूस्वामी बनने की इच्छा। फिर उसके बाद है नए क्षेत्रों से लाभ कमाने की इच्छा, ईसाई धर्म का प्रचार करने की इन लोगों ने चेष्टा की। बेसिकली बोला जाए कि ईसाई धर्म का उस टाइम पे प्रचार प्रसार किया गया। देखिए साफ बात है कि अगर कोई उपनिवेशवाद मतलब उत्पन्न हो रहा है, उपनिवेशवाद कोई देश बना रहा है, तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक मंशा हो सकती है उनकी, वह यही हो सकती है कि उन लोगों को क्या करना है? अपने देश में यश प्राप्त करना है, यानी बोल सकते हैं कि तारीफ पाना है ना? ऐसा बोल सकते हैं कि वो लोगों को क्या करना है? अपने देश की तरफ से रिस्पेक्ट पाना है, बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए कि कोई भी उस टाइम पे एक देश जो था वो खुद एक बहुत शक्तिशाली देश था, लेकिन अगर वो जितने दूसरे देशों को क्या करेगा? अपने अंडर में कर लेगा, तो उस देश के लोग क्या करेंगे? अपने शासक से डरने लगेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। सबको लगेगा कि हमारा जो स्वामी है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसी मंशा के साथ वो क्या करते थे? उपनिवेशवाद बनाते थे। यही सोच के ब्रिटिश ने या ब्रिटेन ने क्या किया था? भारत को उपनिवेशवाद बनाया था। अब देखिए उपनिवेशवाद का पहला चरण। तो उपनिवेशवाद के पहले चरण में कंपनी का उद्देश्य भारत से कच्चा माल निकालना और तैयार माल यहाँ लाकर खपा देना था। देखिए उपनिवेशवाद का पहला चरण मैंने आप लोगों को ये चीज बताया है कि इसे क्या बोलते थे? वाणिज्यिक चरण बोलते थे। क्या कहते थे? वाणिज्यिक चरण कहते थे। और मैंने ये बात भी बताया है कि
यह जो है वाणिज्यिक चरण वो कितना था, 1759 से लेकर लगभग 1813 के बीच। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता था कि कंपनी इन्हीं वस्तुओं में अपनी रुचि दिखाती थी जो वजन में क्या होती थी, हल्की, दाम में ज्यादा होती थी, जैसे कि नील, कपास, काली मिर्च, चाय, पटसन इत्यादि। देखिए यहाँ पर हैंडराइटिंग थोड़ा सा आप लोगों को खराब लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़कर बता दूंगी तो आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आप ध्यान लगाकर क्लास कर रहे होंगे। आगे देखिए लिखा, प्रारंभिक दौर में कंपनी ने बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए, कोशिश की कि बैंक और न्यायिक प्रणाली को अपने अनुरूप बनाया जाए। सांस्कृतिक परिवर्तनों की कोशिश भी यहाँ पर की गई। भू राजस्व की भिन्न भिन्न प्रणाली स्थानीय उपयोगिता के अनुसार लागू की गई। फिर देखिए लिखा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पहले चरण में अंग्रेजों की भरकस कोशिश रही कि वे अपने आर्थिक हितों को ही वरीयता दें, यानी कि अपने आर्थिक हितों को क्या करें, सबसे पहली प्रेफरेंस दें। फिर लिखा है, इसलिए चाहे जमींदारों से समझौता करना था, भारतीयों को सिविल सेवा से बाहर रखना था, दोनों काम यहाँ पर किए गए थे। याद रखिएगा कि इस टाइम पे वे लोगों ने जमींदारी से समझौता करना भी शुरू कर दिया था और भारतीय लोगों को सिविल सेवा से बाहर रखना भी शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ लिखा है, भू राजस्व की नीतियों में अपने हितों का वरीयता देते हुए स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को मजबूत किया गया और रैयतवाड़ी में किसानों को मलिकाना दिया गया। फिर है, इन सभी कार्यों में प्रयास यही था कि इसमें कच्चा माल निकालने में सुविधा रहे और ग्रामीण क्षेत्र पर नियंत्रण बना रहे। भारत में हमारा समर्थक वर्ग निर्मित हो, चाहे जमींदार हो, किसान या फिर मध्य वर्ग हो। महालवाड़ी के तहत अपनाई गई नीति में ग्राम की परंपरा का सहारा लेकर अपने हितों को मजबूत किया गया। देखिए आगे लिखा है कि 1813 में भारत के द्वार सभी कंपनियों के लिए खोले गए। इसे मुक्त व्यापार की नीति कहा गया। इसका पहला प्रहार जो है वो कपड़ा उद्योग पर हुआ। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश भू राजस्व की नीतियां, जिसमें कि देखिए ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों में प्रारंभिक शुरुआत जो है वो कब हुई, 1765 में हुई। उस समय भू राजस्व बड़ा कर प्राप्त करने की कोशिश की गई। आगे देखिए क्या होता है, 5 वर्षीय ठेका प्रणाली प्रारंभ हुई उस टाइम पे, जो कि 1776 में 1 वर्षीय हो गई। फिर देखिए लिखा है कि अधिक लगान प्राप्ति पर आधारित यह बोली पुराने महाजनों को हराकर नए सूदखोरों को प्राप्त हुई, जिन्होंने भूमि में निवेश के बजाय सिर्फ वसूली पर ही ध्यान दिया। मान लीजिए कि हम लोगों को किसी से कर चाहिए तो हम लोगों को उन्हें क्या करना होगा, कुछ प्रोवाइड भी कराना होगा, कोई फैसिलिटी, उसके पश्चात ही क्या कर सकते हैं, हम उनसे कर वसूल कर सकते हैं। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली टैक्स वसूल करती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करती है, वह कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हम अपने कार्यों पर ध्यान दे सके और अपनी जो भी फील्ड है उसमें क्या कर सके, उन्नति कर सके। तभी हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को एक एक्सपेक्टेड जो टैक्स है वो प्रदान कर पाएंगे। देखिए जो भू राजस्व की नीतियां हैं उसमें बेसिकली 3 है, स्थाई है, रैयतवाड़ी है और महालवाड़ी, जिसको कि हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।